IVM। क्रिकेट के मैदान पर फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, कप्तान और कप्तानी का महत्व बहुत होता है। और खास तौर से अगर आप भारतीय कप्तान और भारतीय कप्तानों का जिक्र करेंगे तो अक्सर भारतीय कप्तान विवादों में रहते हैं, भारतीय कप्तान हमेशा चर्चा में रहते हैं। आप कोई भी फॉर्मेट में मैच जीते या हारे, जिम्मेदार हमेशा कप्तान होता है। और कुल मिलाकर कप्तानी भारतीय क्रिकेट में करना बहुत आसान नहीं होता। आज एक नए कप्तान पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि रोहित शर्मा फुल फ्लैश कैप्टन बना दिए गए हैं। तीनों फॉर्मेट में वो कप्तानी करेंगे। ये खबर हालांकि 2-3 दिन पहले आई थी, लेकिन आज चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार भारतीय कप्तानों को लेकर जो सवाल खड़े होते रहे हैं, और खास तौर से व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट में अलग अलग कैप्टन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय रहा है भारतीय क्रिकेट में। अभी इस चर्चा को भी थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। और क्या रोहित शर्मा 36 साल की उम्र में अगर कप्तान बन सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो फिर जाहिर सी बात है सेलेक्टर्स उनके अंदर बहुत लंबे समय तक क्या टेस्ट क्रिकेट का कप्तान देख रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन सभी विषयों पे आज बातचीत करेंगे। खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और मेरे साथ राजकुमार सर इस समय जुड़ चुके हैं, और सबा करीम भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सर बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और साथ ही क्योंकि आप गुवाहाटी में हैं और देश के कोने में है, लेकिन हम देश की राजधानी में बैठ के चर्चा तो कर ही सकते हैं हमेशा। देश में क्योंकि राजनीति का माहौल बहुत गर्म है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस चल रहे हैं, पंजाब में इलेक्शंस खत्म हो गए हैं, वो काउंटिंग का इंतजार है। कुछ वैसे ही हाल उत्तराखंड और गोवा में था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके सिलेक्शन और परफेक्शन की हम बात करेंगे क्योंकि अब ऑल फॉर्मेट कैप्टन रोहित शर्मा बना दिए गए। 3 दिन पहले सिलेक्टर्स ने इस पर रजामंदी दिखा दी, और खेल नीति पर लगभग 1 महीने पहले हमने इस बात पर चर्चा की थी कि रोहित शर्मा ही ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनेंगे, कोई विकल्प आपके सामने है नहीं। अब समस्या ये है राजकुमार सर की, जब विराट ने कप्तानी छोड़ी तो ये एक तरह से चर्चा का विषय था, और गाहे बगाहे बीसीसीआई की तरफ से खबरें भी आई कि हम दबाव कम करना चाहते हैं विराट से, इसलिए कप्तानी को स्प्लिट करना चाहते हैं। अब ये स्प्लिट कैसा है कि एक ही कप्तान तीनों फॉर्मेट में करेगा, ये तो स्प्लिट कैप्टनसी है नहीं कहीं से। हाँ बिल्कुल राजीव, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग राजीव। एंड बिल्कुल आपने जो बात कही ये कहीं ना कहीं मतलब ये जो डबल स्टेटमेंट आती है ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि कभी तो ये कहा जाता है कि भारत ये कप्तान के ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है कि स्प्लिट कैप्टनसी होनी चाहिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में और रेड बॉल क्रिकेट में, और उसके बाद फिर किसी नए कप्तान को तीनों फॉर्मेट में कप्तान बना दिया जाता है। तो लेकिन मुझे इसका एक कारण ये भी नजर आता है राजीव की बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव है नहीं हमारे पास कप्तानी के, और बहुत ज्यादा दावेदार नहीं है जो ऐसे खिलाड़ी हो जो पूरी तरह से स्टैब्लिश्ड हो तीनों फॉर्मेट में, या व्हाइट बॉल में जिसका कंफर्म हो या टेस्ट क्रिकेट में कोई कंफर्म प्लेयर हो। तो उसी की तहत शायद सेलेक्टर्स ने तीनों फॉर्मेट में रोहित को कप्तान बनाया है, और उन्होंने कहा है कि शायद हम यंगस्टर्स ग्रूम करेंगे रोहित के अंडर कप्तानी के लिए। तो जैसा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की कि हम रोहित के अंडर अब कप्तान ग्रूम करेंगे। तो देखना होगा आगे चल के कि क्या स्प्लिट कैप्टनसी होती है या तीनों फॉर्मेट में रोहित को एक कप्तान रखा जाता है। डब्ल्यू जी ग्रेस की बात करें सवा भाई, गुड मॉर्निंग। डब्ल्यू जी ग्रेस ने 50 साल की उम्र में कप्तानी की इंग्लैंड के लिए। फिर जीबी एलन एक और कैप्टन हुए जिन्होंने 45 साल की एज में इंग्लैंड के लिए कप्तानी की। फिर वॉली हैमंड ने भी कप्तानी की 41 साल की एज में। और मिसबाहुल हक पाकिस्तान के लिए 42 साल की एज में कप्तान बने थे पाकिस्तान टेस्ट टीम के। 36 साल के एज में अगर रोहित शर्मा कप्तान बन रहे तो फिर इसमें हर्ज क्या है? क्या मैच्योरिटी एज से आती है सभा भाई, या 21 साल की एज में अब मंसूर अली खान पटौदी भी कप्तान बने थे, उस समय मैच्योरिटी नजर आ गई थी उनमें भी? पर वो निर्भर करता है इंडिविजुअल के ऊपर राजीव। कई सारे खिलाड़ी होते हैं जो बहुत जल्दी मैच्योर कर जाते हैं, कई सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको समय लगता है। पर अंत में मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं को ध्यान ये देना होता है कि जिस खिलाड़ी को आप कप्तान बना रहे हैं उसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज है कि नहीं, उसकी ड्रेसिंग रूम में किस तरह की इज्जत है, क्या वो डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस अपने प्लेयर से कि नहीं। इन सभी चीजों पर ध्यान देकर ही चयनकर्ता टेस्ट कप्तान चुनते हैं। पर यहाँ पर बात अलग है राजीव। यहाँ पर
मुझे तो जहां तक समझ में आ रहा है कि बीसीसीआई की कोशिश यही थी कि स्प्लिट कैप्टनसी दी जाए, पर विराट कोहली ने चूंकि टेस्ट मैच कैप्टनसी से रिजाइन किया, इसीलिए यहाँ पर इतना बड़ा फेरबदल हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था और ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि विराट कोहली टेस्ट मैच की कप्तानी भी छोड़ देंगे। पर चूंकि विराट ने खुद से रिजाइन किया है, इसी वजह से अब ये स्थिति आ गई है कि भारत को रोहित शर्मा को बनाना पड़ रहा है तीनों फॉर्मेट में। और मुझे लगता है कि इस समय चूंकि वो सबसे ज्यादा केपेबल है, उनको अनुभव बहुत ज्यादा है, इसी वजह से वो एक आइडियल कैंडिडेट माने जा रहे हैं। और अच्छी बात भी है, मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा हमें अन्य प्लेयर्स को ग्रूम करने में, क्योंकि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म विजन है तो उस विजन को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप नए लीडर्स को ग्रूम करें, ताकि आने वाले समय में वो कप्तानी कर पाए। और वो हो रहा है यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा कि ऋषभ पंत को T20 में वाइस कप्तान बनाया गया है, केएल राहुल टेस्ट मैच में वाइस कप्तान है, या जसप्रीत बुमराह को वाइस कप्तान बनाया गया है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि वो जो ग्रूमिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन सवा भाई, इस ग्रूमिंग प्रोसेस से मैं कम से कम इत्तेफाक तो नहीं रखता। जसप्रीत बुमराह जो अवेलेबल ही नहीं रहते इंडिया में, कम से कम मैचेस बहुत कम खेलते हैं, हमेशा सस्पेक्ट रहता है उनका इंडिया में खेलना। अब उनको वाइस कैप्टन बना देते हैं श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए। ये कहाँ तक तर्क संगत है? अब ऋषभ पंत को अगर आप फ्यूचर कैप्टन के तौर पे देख रहे हैं तो वो भी टेस्ट टीम का हिस्सा है, आपने उनको क्यों नहीं वाइस कैप्टन बनाया? तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, मैं उस प्रोसेस से सवाल खड़ा कर रहा हूँ। अब रोहित शर्मा को कप्तान बनाए, कोई हर्ज नहीं है उसमें। रोहित शर्मा 2023 तक लीड भी करें टेस्ट चैंपियनशिप तक और जिताएं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले तक ये कहा जाता है स्प्लिट कैप्टनसी बहुत ज्यादा भार है विराट कोहली पर। अब रोहित शर्मा सडनली इतना कैपेबल हो गए कि तीनों फॉर्मेट के वो भार संभाल लेंगे। और साथ ही आप जो वाइस कैप्टन तैयार कर रहे हो, किसी को समझ नहीं आ रहा है। कभी के राहुल, तो कभी ऋषभ पंत, तो अब जसप्रीत बुमराह। देखिए, सवाल आपका जायज है राजीव। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोसेस शुरू हो गया है। पर्सनल पर हम लोग जरूर विचार विमर्श कर सकते हैं कि चाहे जसप्रीत बुमराह आइडियल है कि नहीं, ऋषभ पंत ठीक है कि नहीं, केएल राहुल ठीक है कि नहीं, वो अलग बात है। पर मेरे कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि कम से कम वो शुरुआत हो गई है। अब आप किसको चुन रहे हैं वो निर्भर करता है चयनकर्ताओं के ऊपर। उसके उसके ऊपर हम लोग बहस कर सकते हैं कि भाई मेरे विचार हाँ। में मैं भी समझ रहा हूँ कि जसप्रीत बुमराह चूंकि वो तीनों फॉर्मेट खेलते नहीं है, कई बार वो इंजर्ड हो जाते हैं, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाता है, उसके वजह से वो कई इंपॉर्टेंट जो मैचेस होते हैं वो उनको मिस करना पड़ता है। राजकुमार सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस प्रोसेस को? कभी वाइस कैप्टन कोई राहुल हो जाते हैं, कभी ऋषभ पंत को बना दिया जाता है, अब जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन, और वो भी इंडियन पिचेस पे। और आप कह रहे हैं कि हम एक फ्यूचर कैप्टन तैयार कर रहे हैं। फ्यूचर कैप्टन जसप्रीत बुमराह तो कम से कम मेरी नजर में तो नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक सेटल्ड यूनिट की तरह भारतीय टीम या वाइस कैप्टन भी बनाना होगा। और राजीव, अगर आपको ग्रूम करना है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 4-5 प्लेयर्स को ग्रूम कर कर देखें कि उनमें से कौन अच्छा करेगा। मुझे लगता है कि टेस्ट कैप्टनसी रोहित को इसलिए दी गई क्योंकि और कोई कैपेबल था ही नहीं कि जिसकी सर्टेनिटी हो टीम में। तो अभी आगे चल के अगर बीसीसीआई सोचता है स्प्लिट कैप्टनसी की, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि व्हाइट बॉल में दूसरे कप्तान को कप्तानी दी जाए, रोहित टेस्ट की करें या रोहित व्हाइट बॉल की करें। और जहां तक वाइस कैप्टन है, मुझे लगता है कि कहीं अगर आपको ग्रूम करना है, तो जैसे पहले महेंद्र सिंह धोनी के अंडर विराट कोहली ने लंबे समय तक वाइस कैप्टन रहे, वो तो उन्हें काफी सीखने को मिला धोनी से। तो इस तरह आपको एक प्लेयर को चूज करना होगा जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। आप देख रहे हैं कि वो लंबा खेलेंगे देश के लिए या वो हर फॉर्मेट में फिट होते हैं, आप उनको वाइस कैप्टन बनाइए जिससे उनको आइडिया रहे। अब आपने 3 वाइस कैप्टन बना दिए, तीनों अलग अलग फॉर्मेट में, तो कहीं ना कहीं मतलब एक श्योरिटी किसी नहीं, को मेरा नहीं है। सवाल वही है कि अगर आप ऑल फॉर्मेट कैप्टन बना सकते हैं तो ऑल फॉर्मेट वाइस कैप्टन क्यों नहीं? हर फॉर्मेट के लिए अलग वाइस कैप्टन और कैप्टन है एक आपका। बिल्कुल, मैं भी राजीव यही आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं भी इसी बात पर आ रहा था कि आप एक प्लेयर को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको कॉन्फिडेंस दीजिए कि हम फ्यूचर कैप्टन देख रहे हैं, तो आप साथ रहिए, रोहित से सीखिए और उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए। और आप तब तक ग्रूम हो जाएंगे तीनों फॉर्मेट कप्तानी के लिए, या तब तक हमारे पास एक और कप्तान आ जाएगा। लेकिन आप अगर 3 प्लेयर्स को अलग अलग फॉर्मेट में वो रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर 3 कप्तान भी आप रखिए जो अलग अलग कप्तानों को वाइस कैप्टन को ग्रूम करें। बिल्कुल। और कमल चंद जी का एक सवाल है राजकुमार सर आपके लिए
कि रोहित का क्या रियल टेस्ट सेना देशों में होगा जब वो ट्रेवल करेंगे? हिंदुस्तान में तो किसी को भी कप्तान बना दे मैच जीतता है यहाँ पे। देखिए, असली टेस्ट तो किसी भी कप्तान का, भारतीय कप्तान का स्पेशली सेना कंट्रीज में जाकर ही होता है कि वहां पर वो कितना सक्सेसफुल होता है, उसी से आंका जाता है किसी भी कप्तान को कि देखिए, इंडियन कंडीशंस में भारत को हराना बहुत मुश्किल होता है, कितनी भी स्ट्रांग टीम हो। अभी तो फॉर्चुनेटली श्रीलंका और वेस्ट इंडीज तो काफी वीक टीम है वर्ल्ड क्रिकेट में, रैंकिंग के हिसाब से भी देखें तो। लेकिन स्ट्रॉन्ग टीम्स भी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड भी आकर इंडिया में आकर स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि भारतीय विकेट्स पर भारतीय टीम बहुत स्ट्रांग होती है और यहाँ पर भारत को हराना काफी मुश्किल होता है। तो असली टेस्ट, बिल्कुल ठीक कहा, मैं बिल्कुल कमल चंद जी से बिल्कुल मैं उनकी बात को समर्थन करता हूँ कि असली टेस्ट किसी भी कप्तान का, रोहित का ही नहीं, किसी भी कप्तान का, आज तक के जितने भी कप्तान रहे हों, ये तभी होता है कि जब वो देखा जाता है कि वो सेना कंट्रीज में कितने मैचेस जीते या कितनी सीरीज जीते, तो वहां पर असली टेस्ट होता है। सभा भाई, कमल चंद जी ने एक और बात कही कि कैप्टन को ग्रूम करना समझ नहीं आते उनको, इस बात को लेकर कह रहे लीडर तो बॉर्न होते हैं। ग्राहम स्मिथ ने 21 साल की उम्र में कप्तानी की, उनका जो टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड है वहां तक कोई पहुंच भी नहीं पा रहा है आज के डेट में। तो ये इस बात से कितना सहमत है कि बॉर्न लीडर होते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी थे, एक लीडरशिप क्वालिटी थी उनके अंदर, या विराट थे, क्या ये ग्रूम करने वाली प्रोसेस से सहमत है आप? लगता है डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने में और बहुत कुछ निर्भर करता है आपके स्किल के ऊपर, आपका क्या किस प्रकार का परफॉर्मेंस रह रहा है। और जब तक ये चयनकर्ताओं को ये नहीं लगेगा कि आप आपकी जगह एक तो नंबर 1 पक्की हुई है कि नहीं टीम में, नंबर 2 आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, उससे पहले किसी भी प्लेयर को कप्तान बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कठिन रहता है चयनकर्ताओं के लिए। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है, चलिए लीडरशिप क्वालिटी तो बात की बात है, सबसे पहले तो ये देखना होता है कि वो खिलाड़ी जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, और तभी आप उसको आने वाले समय में कप्तान बनाते हैं। जैसा कि विराट कोहली के साथ हुआ था। विराट कोहली एक ऑटोमेटिक चॉइस थे, क्योंकि ना ही केवल परफॉर्म कर रहे थे पर उनके अंदर वो क्वालिटीज भी थी। और क्वालिटीज आप कई तरह से देखते हैं, ड्रेसिंग रूम में वो खिलाड़ी किस तरह से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, ड्रेसिंग रूम में वो अन्य खिलाड़ियों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, उसका कम्युनिकेशन लेवल्स किस तरह का है। तो ये सारी चीजों को देखकर ही चयनकर्ता डिसाइड करते हैं, या फिर कोच डिसाइड करता है या एडवाइस करता है कि मेरे हिसाब से ये खिलाड़ी है जो आइडियल रहेगा कप्तानी के लिए। कई बार आपको ये भी देखना होता है कि मीडिया को आप किस तरह से हैंडल करते हैं। ये सारी चीजों का महत्व होता है, तभी आप डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। हरजैन का एक और सवाल है, उनका ये कहना है, राजकुमार सर, कि हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए जिस तरह से बायलैटरल सीरीज हम इंडिया में जीत रहे हैं। हम बायलैटरल सीरीज के इंडिया में तो किंग है, हमें हरा ही नहीं सकता यहाँ पे कोई। और ये कोई भी कप्तान वो सबके साथ ये रूल लागू होता है। विराट ने भी यहाँ पर वो किया, महेंद्र सिंह धोनी ने किया, अजहरुद्दीन ने किया, सब ने किया। कैसे आप जज करेंगे कि रोहित बहुत बड़े कप्तान बन सकते हैं? देखिए राजीव, स्टार्टिंग उनकी बहुत अच्छी हुई है, तो शानदार प्रदर्शन रहा है भारतीय टीम का रोहित के अंडर। लेकिन जैसा अभी पहले भी हमारे एक श्रोता ने प्रश्न उठाया था कि क्या असली टेस्ट सेना कंट्रीज में जाकर होता है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि एक कप्तान को, भारतीय कप्तान को स्पेशली उसी तरह आंका जाता है कि अगर वो ओवरसीज कंडीशन में मैचेस कितने जिता रहे हैं, कितनी सीरीज जीत रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को हराना किसी भी टीम के लिए अगर कठिन, तो क्या मैं कहूंगा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होता है, क्योंकि भारत में सीरीज मुझे नहीं याद है कब हारा है लास्ट, शायद जब मॉन्टी पानेसर और की वाली टीम इंग्लैंड की आई थी, शायद उससे हम ग्राहम स्वान आए थे, जब ग्राहम स्वान आए थे तब हम अनफॉर्चुनेटली वो हार गए थे। वो भी मतलब मिस कैलकुलेशन हुई थी। तो भारत को भारत में हराना तो बहुत मुश्किल है, और कप्तान की असली टेस्टिंग सेना कंट्रीज में ही होती है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि शुरुआत काफी अच्छी हुई है रोहित की, और आशा करता हूं कि ओवरसीज कंडीशन में भी वो इसी तरह लीड करेंगे और भारतीय टीम ऐसा ही प्रदर्शन करेगी। सवा भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है केडी राजपूत का। उनका कहना है कि अगर हम ऑनेस्टली देखें तो हमारी टीम का माहौल इन दिनों इतना इनसिक्योर है, जिसकी वजह से हम कप्तानी ग्रूम करने के बारे में सोच ही नहीं पाए। पिछले 6-8 महीनों में जिस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए हैं इंडियन क्रिकेट में, वो अभी तक चल रहे हैं। आपने भी देखा होगा रिजवान शाह का जो एक प्रकरण चल रहा है, राहुल द्रविड़ का जिस तरह से उसमें नाम आया, फिर सौरव गांगुली उस विवाद में आ गए। एक तो इन दिनों आजकल बीसीसीआई प्रेसिडेंट गाय बगाए सुर्खियों में आते हैं, समझ नहीं आता वो सिलेक्शन कमेटी में बैठने की बात हो अब या रिद्धिमान साहब को मैसेज भेजने की बात हो
कि तुम पूरे टाइम टीम में बने रहोगे। ये इनसिक्योर माहौल बनाया किसने? पहला सवाल तो यही है सब भाई। और अगर इनसिक्योर माहौल है तो वाकई फिर तो कोई खिलाड़ी आप ग्रूम कर ही नहीं सकते सिवाय उनके जो आपके 100% श्योर है खिलाड़ी, और इसीलिए रोहित कप्तान बन गए तीनों फॉर्मेट के। कहना बड़ा कठिन है कि ये किस वजह से हुआ है, पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है, थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल बट रही ये तो है। मानेंगे सब अब भाई कि देखिए, इनसिक्योर है माहौल इन दिनों। अब मुझे लग रहा है चेंज हो रहा है राजीव, और इसी की बात हम लोगों ने पिछली बार भी की थी। राहुल द्रविड़ ने यही बात बताई है कि खिलाड़ी कब इनसिक्योर फील करता है, जब उसको लगता है कि उसे ड्रॉप कर दिया गया है, उससे कोई बातचीत नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से वो परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद उसको खिलाया नहीं जा रहा है, वो देखता है कि दूसरे खिलाड़ी को ज्यादा मौका दिया जा रहा है। तो इन सब चीजों से आप इनसिक्योर फील करते हैं। ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर किस तरह का है, आप खिलाड़ी को ये लगने लगता है कि कप्तान और कोच किसी एक या दो खिलाड़ियों को फेवर कर रहा है, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का मिसट्रस्ट जब टीम में आ जाता है तभी वो इनसिक्योरिटी आ जाती है। और उसके साथ साथ बहुत जरूरी ये भी है राजीव के, देखिए, जो 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 चयन समिति है, उनका एक एक ही पेज पर रहना टीम मैनेजमेंट के साथ बहुत जरूरी है। नहीं तो उस तरह की अनबन जो है वो खिलाड़ी को भी मालूम हो जाती है। फिर कई बार ये होता है, चयनकर्ता खुद बात करते हैं खिलाड़ी से कि नहीं, हम तो चाह रहे थे आपको टीम में लाना, पर टीम मैनेजमेंट ने आपको मना कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि टीम मैनेजमेंट और जो सिलेक्शन कमेटी है, वो दोनों के दोनों जो 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 पहलू हों एक प्लेटफॉर्म पे रहें, ताकि जो खिलाड़ियों को जो आप मैसेज दे रहे हैं वो एक ही मैसेज आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब राहुल द्रविड़ ने यहाँ पर कह दिया रिद्धिमान साहब को, भाई आपको हम इस कारण से हम आपको टीम में नहीं रख रहे हैं, और चयनकर्ताओं ने जाकर उनसे बात कर ली, उन्होंने कुछ और कह दिया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तो चाह रहे थे आपको टीम में रखना, पर राहुल द्रविड़ ने आपको बाहर कर दिया। तो अगर इस तरह की अनबन आ जाती है तब खिलाड़ियों के अंदर वो इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। इसको दूर करना बहुत जरूरी है, और ये बहुत ही बड़ा काम है ये हेड कोच और टीम मैनेजमेंट का। सभा इसके जी साथ चलिए साथ तो मैं जी एक राजीव में इसमें ऐड करना चाहूंगा कि टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी और बीसीसीआई ऑफिशियल्स भी सेम जरूर पेज पर होने जरूर, चाहिए। या क्योंकि अगर एब्सोल्युटली ये राइट। वरना प्लेयर्स को कई बार, जैसे अब वही खबरें आ रही हैं कि रिद्धिमान साहा की कि उनको किसी ने कॉन्फिडेंस दिया है कि आप रहेंगे, तो इस तरह की बातें फिर बीच में सेलेक्टर्स तो बेचारे बेचारे बन जाते हैं, और टीम मैनेजमेंट या नहीं कैप्टन ये, या और कोच। ये खबर राजकुमार से प्रूव होती है कि वो सिलेक्शन कमेटी में दिन दखल देते हैं। इतने कॉन्फिडेंटली आप मैसेज किसी को नहीं भेज सकते कि आप टीम में बने रहेंगे, मैं जब तक बीसीसीआई प्रेसिडेंट हूँ आप टीम में रहेंगे। इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब तो यही है कि आप हर चीज में आप दखल दे रहे हैं और आप अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं एक तरीके से। मैं वही कह रहा हूँ कि सबको एक ही पेज पे रहना होगा, और तभी एक जो ट्रस्ट वाली बात आती है टीम में, एक इनसिक्योरिटी वाली बात आती है, वो तभी खत्म होगी जब सब एक ही पेज पर होंगे और ट्रांसपेरेंसी होगी। और शायद विराट कोहली इस चीज को बहुत ज्यादा मेंटेन करते थे कि वो ट्रांसपेरेंसी रखें। और मुझे लगता है कि आगे भी शायद रोहित भी उसी चीज को कंटिन्यू करना चाहेंगे, क्योंकि तभी ये इनसिक्योरिटी हट सकती है जब सब एक पेज पर होंगे। तो चलिए इसी नोट पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तमाम अपने व्यूवर्स के सवाल भी लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम, अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं, हर मंगलवार और शुक्रवार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजकुमार सर और सभा सर के साथ आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। अर्पण और हर्षजैन दोनों का राजकुमार सजेशन है, राजकुमार सर की पंत को ही वाइस कैप्टन बनाना चाहिए और उनको ही ग्रूम करना चाहिए जिनको आप तीनों फॉर्मेट खिला रहे हैं कम से कम, और उनपे भरोसा जता रहे हैं। बिल्कुल राजीव, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है पंत का तीनों ही फॉर्मेट में। और मुझे लगता है कि वो उन गिने चुने खिलाड़ियों में से हैं जो कि तीनों फॉर्मेट में एक सर्टेनिटी है कि हाँ वो तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। तो बिल्कुल उनको ग्रूम किया जा सकता है। दिल्ली कैपिटल्स को वो आईपीएल में लीड कर रहे हैं, तो वहां पर भी उन्हें वो कप्तानी का अनुभव है, और उनके अंडर काफी बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है वो वाली बात ही जानते हैं। तो वो एक अच्छा पोटेंशियल है आने वाले दिनों के लिए। और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ इन सब से कि जो ये कह रहे हैं कि ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाकर उन्हें ग्रूम किया जाना चाहिए, या मैं तो कहता हूँ कि हो सके तो उन्हें किसी एक फॉर्मेट में कप्तान बना भी देना चाहिए।
चलिए, तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। सभा भाई, कितना सहमत है आप राजकुमार सर से? अच्छी बात मुझे ऋषभ पंत की कप्तानी में ये लगती है कि जो सबसे कठिन काम होता है टीम में वो करने को तैयार है। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा संकेत है कि ये खिलाड़ी अपने आप को सामने रखना चाह रहा है। जहां जहां भी इम्पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं वहां पर वो बल्लेबाजी करने को तैयार है। और कीपिंग की तो बात अलग है। उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, इसी वजह से उसे ग्लव वर्क में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया है। और बल्लेबाजी से विकेट कीपिंग को फायदा मिल रहा है और विकेट कीपिंग से उसके बल्लेबाजी को फायदा मिल रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मैं ऐसे खिलाड़ी को चाहता हूं कप्तान बनना जो सबसे पहले अपने आप को सामने रखता है। जब टीम को रन बनाने की जरूरत है कठिन कंडीशंस में, जहां पे चैलेंजिंग कंडीशंस है, वहां पर अगर वो खिलाड़ी अपने आप को आगे भेज रहा है कि नहीं मैं यहाँ पर रन करके दूंगा, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और ये एक गुण जो है वो मुझे ऋषभ पंत में देखने को मिल रहे हैं। और धीरे धीरे वो मेच्योरिटी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस तरह के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैं तो उनको इन चीजों को अलग प्रकार से देखना हूँ, ये हेल्दी है। यहाँ पर लड़ाई ये नहीं होनी चाहिए कि कौन अच्छा प्लेयर है, बात ये होनी चाहिए कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टीम के सक्सेस में। और मैं तो हर एक खिलाड़ी को नंबर 1 मानता हूँ जो 11 है टीम में। और यहाँ पर आइडेंटिफाई, अगर आप नंबर 1 मेरा ये खिलाड़ी है, नंबर 2 खिलाड़ी, तो फिर आप टीम स्पोर्ट क्यों खेल रहे हैं? मुझे लगता है कि जो 11 मैदान में है या फिर 15 जो टीम में है, वो हर एक खिलाड़ी जो है मेरे लिए नंबर 1 है। तभी वो टीम मेरे लिए अच्छा करेगी, तभी वो टीम जीतेगी। एक तो आपके लिए रोमन पॉवेल को लेकर भी सवाल बहुत आ रहे हैं। सवाई वो बधाई देना चाहते हैं कि बहुत अच्छी बैट थी, जिस तरह से वेस्ट इंडीज के लिए उन्होंने बैटिंग की है। कई तमाम दर्शकों ने बधाई दी है इसके लिए आपको। अब क्योंकि राजकुमार सर, आपने विराट की कैप्टनसी को भी देखा। विराट दुनिया के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक है, वो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं। क्या कुछ अडॉप्ट कर सकते हैं रोहित विराट से? और हमने ओडीआई सीरीज जो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई और T20 सीरीज खत्म हुई, वहां पे हमने देखा बहुत कुछ विराट इन्वॉल्वमेंट थी और रोहित वहां पे जाके बार बार सलाह ले रहे थे। ये एक तरह से बहुत अच्छे साइन थे कि विराट के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको ऑब्जर्व करके इंडियन क्रिकेट को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते नजर आए रोहित। बहुत अच्छी बात है राजीव, अगर ये एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। और हमने पहले भी देखा था कि जब विराट कप्तान थे और एमएस कप्तान नहीं भी थे, तो एमएस लास्ट के ओवर्स में विराट कोहली लॉन्ग ऑन पे जाके फील्डिंग करते थे और एमएस वहां पे संभालते थे टीम को। या जब एमएस भी कैप्टन थे तो विराट अपने सजेशंस उनको जाकर देते थे। तो ये अच्छी बात होती है अगर सीनियर प्लेयर जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या आपको लगता है कि मैं इस प्लेयर से पूछूं और ये अच्छी राय देगा। क्योंकि अब विराट ने इतने लंबे समय तक बहुत कठिन परिस्थितियों में भारत की कप्तानी की है, तो रोहित भली भांति जानते हैं कि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और उनसे सजेशन लेकर टीम को फायदा ही होगा। तो ये अच्छे चीज है भारतीय क्रिकेट के लिए कि अगर ये लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे टीम का फायदा ही होने वाला है। जी राजकुमार सर, एक और सजेशन आ गया है कप्तानी को लेके। हमारे एक व्यूअर, उनका पूछना है, क्या सूर्य कुमार यादव को भी T20 की कैप्टन के लिए कंसीडर किया जाना चाहिए? नहीं, मेरा मानना है कि बहुत जल्दबाजी होगी। एक शानदार खिलाड़ी हैं वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बहुत लंबे समय से उनको बैक कर रहा था कि उनको इंडियन टीम में आना चाहिए। खैर फॉर्चुनेटली अब वो आए हैं और उन्होंने दिखाया कि वो एक शानदार खिलाड़ी हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आप इतनी जल्दी से किसी को कप्तानी नहीं दे सकते, क्योंकि अभी उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश तो मैं कहूंगा किया है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि वो 100% श्योर है। और बहुत कम समय हुआ है, थोड़ा सा समय और उनको मिलेगा तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत शानदार स्टैब्लिश्ड खिलाड़ी होंगे वनडे में और T20 में। उस समय देखा जाएगा कि उनके पास लीडरशिप क्वालिटीज कैसी हैं, या उनकी जगह अगर पक्की है तो उनके बारे में सोचा जा सकता है। जी राजकुमार सर, 2016-17 वाले विराट कब हमें दोबारा नजर आएंगे, ये पूछना है हमारे जो केडी राजपूत साहब है, उनका ये सवाल है। पिछले वनडे में शायद आपको उसकी झलक मिली होगी और आगे आने वाले दिनों में और आपको पुराना विराट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वो काफी रिलैक्स्ड है, बिंदास क्रिकेट खेलने के मूड में है। तो आशा है कि आने वाले समय में पुराना विराट आप लोगों को दिखेगा जरूर। एक एक सवाल और है राजकुमार सर आपके लिए, हर्ष जैन का, उनका पूछना है कि राजकुमार सर, क्या यशदुल को तीनों फॉर्मेट में दिल्ली का कैप्टन बनाने पे विचार हो सकता है? नहीं,
देखिए अभी वो यंगस्टर है, अभी तो बच्चा टीम में आया है, बहुत शानदार प्रदर्शन उनका पहले मैच में रहा है कि उन्होंने दोनों इनिंग्स में 100 बनाया है। लेकिन जब आपके सामने इतने सीनियर प्लेयर्स होते हैं तो आप अभी डोमिनेट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा समय चाहिए होता है वहाँ ड्रेसिंग रूम का माहौल समझने में। और लीडरशिप क्वालिटी हो सकता है उनमें अच्छी हो अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा देखा नहीं गया। वर्ल्ड कप में जरूर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगी कि हम इस तरफ अभी से देखें। अभी उनको क्रिकेट खेलने दीजिए, खूब रन बनाने दीजिए, और मतलब उनका एम होना चाहिए कि वो भारतीय टीम की ओर जल्द से जल्द ही अपने कदम बढ़ाएं। बिल्कुल। और राजकुमार सर, वापस अगर हम कप्तानी वाले मुद्दे पे आए, अगर जिस तरह से 2023 तक जो खबरें आ रही हैं कि रोहित ही कप्तान रहेंगे, यानी कि जो टेस्ट चैंपियनशिप खत्म होते होते अराउंड वो 38 साल के हो जाएंगे, क्या ये टाइम नहीं है कि आप अभी से श्रीलंका सीरीज से ही ग्रूम करना शुरू करते हैं किसी को? क्योंकि श्रीलंका उतना प्रेशर भी आपके ऊपर नहीं डालेगी टेस्ट क्रिकेट में जितना बाकी टीमें डालेंगी जब आप ट्रेवल करना शुरू करेंगे। बिल्कुल राजीव, मेरा मानना है कि एक एक ही प्लेयर को आप वाइस कैप्टन बनाइए और रोहित से वो सीखते रहें और रोहित उनको ग्रूम करते रहें। जो जिस भी प्लेयर पे आपको लग रहा है कि इसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं और इसकी जगह भी टीम में पक्की है तीनों फॉर्मेट में, और जो एक रिस्पेक्ट कमांड करता है वो प्लेयर, क्या वो ड्रेसिंग रूम में वो करता है। कई बार देखा जाता है कि प्लेयर रन भी बहुत बनाता है, लेकिन वो उसका नेचर ऐसा नहीं होता कि उसकी रिस्पेक्ट करे बाकी सब प्लेयर। तो वो एक रिस्पेक्ट जो जी। आनी चाहिए वो बहुत जरूरी है कप्तान के लिए कि आप सारे प्लेयर उसको एक्सेप्ट करते हो और उसकी रिस्पेक्ट करते हो। तो वो जब तक जी। नहीं होता तो वो एक ट्रस्ट वाला माहौल नहीं आता ड्रेसिंग रूम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मेरा जी। मानना है कि एक परमानेंट वाइस कैप्टन अब सेलेक्टर्स को बना देना चाहिए रोहित के अंडर, जिनको वो ग्रूम करते रहे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सुझाव है राजकुमार सर की तरफ से कि एक परमानेंट वाइस कैप्टन होना चाहिए अब ऑल फॉर्मेट के लिए, जो रेगुलर टीम के साथ रहे और उसको आप तैयार कर सकें। राजकुमार सर, क्योंकि हम बात कर रहे थे लीडरशिप क्वालिटी क्या कुछ ले सकते हैं विराट से रोहित, क्योंकि बहुत लंबे समय तक विराट कप्तान रहे। उनमें जो एक लीडरशिप क्वालिटी में से एक चीज लेते तो हमें वेस्ट इंडीज सीरीज में नजर आ गया, वो था एग्रेशन। रोहित शर्मा आमतौर पे गुस्सा नहीं करते, वो यजुवेंद्र चहल पे भी गुस्सा करते नजर आए। जब कैच छूटा भुवनेश्वर कुमार से तब वो गुस्सा करते नजर आए। ये एग्रेशन लेना भी इंडियन क्रिकेट में क्या उतना ही जरूरी है? नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर सकते फिर। नहीं, ऐसा नहीं है। विराट का एग्रेशन दूसरी टीम के अगेंस्ट होता था राजीव, अपने प्लेयर्स को वो कभी नहीं डांटते थे। आपने कभी ये या नहीं तो देखा होगा कि उसने अपने जी। बॉलर को डांटा हो या किसी को कैच छोड़ने पर वो चिल्लाया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी हाँ। टीम के साथ जरूर वो आंखों में आंखें डाल के अगर कोई स्लेजिंग कर रहा है तो उसका जवाब देते थे, या अपने बल्ले से हाँ। कोशिश करते थे जवाब देने का। तो रोहित हाँ। का डिफरेंट वो है, वो बहुत कूल कप्तान माने जाते हैं। लेकिन लेटली देखा गया कि उन्हें भी थोड़ा गुस्सा आया। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ। रोहित को थोड़ा संभालना होगा अपने आप को, कि वो अपने प्लेयर्स को इतना पब्लिकली ऐसे नहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी देखिए हाँ। कोई भी प्लेयर खराब नहीं करना चाहता। अगर गलतियां हो जाती हैं तो कप्तान को उसे प्यार से समझाना पड़ेगा, उनसे समझा देना होगा कि आप आगे से केयरफुल रहिए, या और ज्यादा इंटेंसिटी जी। के साथ या फोकस और ज्यादा रहिए। सो भाई, तमाम अच्छाइयों के बीच में ये एक ऐसी चीज अचानक रोहित की निकलकर सामने आई जिसकी हम सब उम्मीद नहीं कर रहे थे। और ये इसको आप पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या आपको लग रहा है आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, अभी क्योंकि नए नए फुल फ्लैश कैप्टन बने हैं तो एग्रेशन बाहर आ रहा है? मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा राजीव, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट रहता है। आप एक्सपेक्ट जी। करते हैं सर्टेन परफॉर्मेंसेज या फिर सर्टेन क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस या सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस प्लेयर्स से, और कई बार जी। आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, वो नजर आता है। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा में जिस प्रकार का एक्सपीरियंस है, वो जरूर अपने रिएक्शंस को एनालाइज करेंगे, उस पर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, और उसके बाद थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। कई बार जी। आप जब कप्तान बनते हैं तो आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, फिर बहुत कुछ डिमांड करते हैं, बहुत कुछ बहुत जल्दी आप अचीव करना चाहते हैं। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि थोड़ी और मेच्योरिटी धीरे धीरे आ जाएगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। और राजकुमार ने जी। ये शो के पहले ही ये कहा था कि सबसे बड़ा जो टेस्ट होता है वो सेना कंट्रीज में होता है, और वो टेस्ट सामने आने वाला है। विश्व कप है ऑस्ट्रेलिया में, उसके जी। बाद विश्व कप है भारत में, और उसके बाद ये टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है। ये टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, तो चैलेंजेस तो बहुत आएंगे अभी रोहित शर्मा के पास। जी। तो अब देखते हैं आने वाले समय में। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है राजीव और राज कि एक कप्तान तो आपका एक ही होता है टीम में, पर आपको ना वो कोर ग्रुप बनाने होते हैं लीडर्स के,
अच्छा। जो हमेशा हेल्प करते हैं कप्तान को डिसीजन मेकिंग में, जो कंट्रीब्यूट करते हैं ड्रेसिंग रूम में, जो कंट्रीब्यूट करते हैं टीम मीटिंग में। तो इस तरह के कोर 1 या 2 खिलाड़ी अगर आपके पास लीडर जो जिनमें लीडरशिप क्वालिटी है, उससे आपको फायदा मिलता है। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि कप्तान एक होता है, पर हर एक जो खिलाड़ी है मैदान में, उनमें कम से कम 2 या 3 खिलाड़ी भी लीडर्स अगर रहते हैं तो उससे टीम को बहुत ज्यादा फायदा होता है। चलिए, तमाम सुझाव आए आज खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर, और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं सुझाव बीसीसीआई तक पहुंचे, सेलेक्टर्स तक पहुंचे, और भारतीय क्रिकेट को इससे फायदा हो। ये हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी चाहते हैं, हमारे फैंस भी चाहते हैं जो खेल नीति के हैं, और जो तमाम दुनिया के क्रिकेट फैंस जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो भी यही चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट आगे बढ़े, ताकि वर्ल्ड क्रिकेट में जो एक हमें जो स्पोर्टिंग लड़ाई देखने को मिलती है वो बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। खेल नीति के ट्विटर हैंडल खेल नीति पी पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storytellers, Vineet talks to music producer Kabir Katpalia. He shares what it was like making music for the film Gerhaiya. On Think Fast, Varun and Suchita are in conversation with Front Row's Ishan Preet Singh. He tells us about all there is to know about the subscription model. On The Wire Talk, Siddharth talks to author Pramod Kapoor about his new book, 1946 Royal Indian Navy Mutiny, The Last War of Independence. On Postcards from Nowhere, Utsav traces the legacy of Sindhis and tells us why crocodiles are important to them. And on Say No to Drama, Chetna deconstructs growing up but not growing apart in a relationship. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. The word of mouth really helps. Also, don't forget to rate us on whatever platform you're listening to us, and check us out on YouTube. You can check a list of all of our channels at ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार